हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सीटेट की कर रहे होंगे कंटिन्यू। बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारे कंसेप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको तैयारी करने में सीटेट की थोड़ी सी मुश्किल लगती है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ही तैयारी करा है, वन टाइम दे चुका है एग्ज़ाम, उसके कंसेप्ट हो सकता है कि क्लियर नहीं हुए होंगे उस टाइम में, या फिर वो समय इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया होगा। तो आज हम इसी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, देख सकते हो उन बच्चों को जो स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। और वही टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो बार बार क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। बार बार वही टॉपिक करने से आपको बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है कि आप स्मार्ट तरीके से वही टॉपिक पढ़िए जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप कीजिए। चाहे भी बुक्स ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशंस ले सकते हो तो वो कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर करना है। अगर नहीं करके जाओगे तो वही बॉर्डर लाइन से भी नीचे जहाँ 1 या 2 नंबर से रह गया, यही क्वेश्चन आपके मन में होता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी आपकी पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट में हमेशा पूछी जाती है और 100 टाइम्स बार पूछी जाती है। और इसके 1 या 2 नहीं, 3-3 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके, जैसे विचार और थॉट वाली थ्योरी है तो उसमें भी थॉर्नडाइक और ये जो जितनी भी थ्योरी है जीन पियाजे की वो उसमें पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कई बार पूछी जाती थी, लेकिन अब नहीं पूछी जाती, तो इसलिए मैं उसके बारे में ध्यान नहीं दूंगी। सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको जनरली। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज से आपको डिटेल में पता हो। जीन पियाजे का जन्म 1896 और 1980 में हुआ था, यानी कि 1896 और 1980 में हुआ था। वो एक कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास को बच्चों को सोचने और समझने की प्रक्रिया के रूप में समझाया। उनका अभिप्राय था कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इन चीज़ों को लेकर वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम समझते हैं एक थ्योरी लिखी, उस थ्योरी में उन्होंने क्या अनुभव किया, किस किस बच्चों को लिया, उसके आधार पर उन्होंने क्या कंसेप्ट दिए और क्या टर्म्स दी। ठीक है, उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वे पर्यावरण के साथ, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है उनके साथ सक्रिय रहते हैं। सक्रिय माने एक्टिव रहते हैं। एक्टिव इंटरनेशन, ये इंटर एक्शन जो वर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में सीधा डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये जीन पियाजे के अपने खुद के विचार थे जो उन्होंने अपने विचारों को एक्सपीरियंस के द्वारा, तो इनकी जो थ्योरी का नाम है वो कई बार पेपर 1 की बात कर रही हूँ पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रख लेना। जीन पियाजे की थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम दिया गया था। उन्होंने एक बच्चों पर सोचने समझने की प्रक्रिया का रूप में समझाया था कि इस प्रकार बच्चे एक मानव में, एक इन्वायरमेंट में रहकर कैसे अपने आप को इंटरेक्शन करते हैं, वही उसी से ही उनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो गेन होती है। मुख्य मुख्य पॉइंट्स याद रख लेते हैं। बच्चे ज्ञान को तैयार के रूप में नहीं लेते बल्कि स्वयं बनाते हैं। वो कहना, उनका अभिप्राय था कि बच्चे किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को वह खुद से तैयार नहीं करते बल्कि वह दूसरों से तैयार नहीं करते बल्कि खुद से ही जेनेटिक ही मिलता है। जिसमें हमने कहा था ना कि जो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब उसकी थ्योरी आएगी, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि जो हमारी बच्चा होता है वो एक जन्मजात ही चीज़ें पहले से ही सीखता है, जिसमें उन्होंने एक टर्म्स दी थी LAD। हम उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद विकास के क्या था कि जब भी बच्चे का विकास होता है या डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में एक क्रमिक चरणों में होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है। याद रखना, एक सीक्वेंस वर्ड होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। सीक्वेंस में होता है, नहीं है कि आपने पहले बच्चा 1 साल का हो गया, पहले ही सीधा दीवार के बल खड़ा हो गया और चलने लगा। नहीं, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। यह बच्चा अपने अनुभवों को अवशोषण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है पियाजे की, स्टिमुलेशन और एक्मोडेशन के माध्यम से जो भी संतुलन बनाता है, हम उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में यानी कि एक्समिलेशन एंड एक्मोडेशन में संतुलन नहीं बन पाता, तब इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, इस टर्म को भी हम थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए एक स्कीमा है दिमाग में, थ्योरी में पियाजे ने एक स्कीमा दिया, कोई भी विचार दिया। स्कीमा मतलब होता है कोई भी आपके अंदर पहले से ही थॉट है या दिमाग में कोई भी विचार है, उसको हमने किसके लिए? ज्ञान के माध्यम से कह दिया। अब उस स्कीमा में क्या चीज़ है? उस स्कीमा में जो आपके पास पहले से ही ज्ञान है उसमें किसी भी नए ज्ञान को जोड़ देना। ठीक है, नए ज्ञान को जोड़ देना वह एस्टिमेशन है। ठीक है,
कोई भी चीज़ आपके पास पहले से ही है, सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत संख्या के बारे में पता है ना। बच्चों को भी पता होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने पढ़ते हुए आ रहे इतने टाइम से, और आप उसमें से कुछ और नया ऐड कर दो, उसका असमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है, जब किसी भी पुराने ज्ञान को, जितना भी पुराना ज्ञान है उसमें कुछ चेंज करके, कुछ परिवर्तन करके कुछ ऐड कर दिया जाए, यानी कि जो चीज़ पहले से ही है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके ऐड कर दिया जाए, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है। आप पियाजे ने 4 चरण दिए थे और चारों ही चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। 1 बाय 1 इसमें टर्म्स है, थोड़ी बहुत आप डिटेल में भी आपको समझ सकते हैं। फर्स्ट होता है संवेदी प्रेरक चरण, जिसे 0 से 2 वर्ष याद रखना। इसमें बच्चे ज़्यादातर इंद्रियों यानी कि अपनी आँख, कान, नाक चीज़ों का इस्तेमाल करता है और क्रिया के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वस्तु स्थायित्व, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई भी चीज़ रखी जाती है, कई बार बच्चे की चीज़ें छुपा ली जाती है, तो वो चीज़ें बच्चा ढूंढना शुरू कर देता है, तो इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व। स्थायित्व कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस कह सकते हैं। तो ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने हाईलाइट करके बता दिया है। सेकेंड आता है पूर्व संचालन चरण। इसका जो सबसे पहला है सेंसर मोटर स्टेज होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर प्री कन्वेंशन स्टेज होती है। इसमें इस वाली चीज़ को हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मेरे को लिखना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश में टर्म जल्दी याद होती है, क्या अभी हिंदी में बिल्कुल चेंज करके देते हैं। 2 से 7 साल तक के बच्चे की थी। इसमें क्या होता है कि बच्चे में बहुत छोटे छोटे टर्म्स दिए। प्रतीक मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने हो उसकी सोच का विकास होते हैं, उसको देख के प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है। इसमें भाषा विकसित हो जाती है। 2 से 7 साल में कल्पना की तरह सोचने लग जाता है, खेल के माध्यम से सीखता है बच्चा। इस एज के बच्चे आपको पता है 2, 3, 4, 3 या 3.5 साल के बच्चे खेल खेल में जल्दी ही सीख जाते हैं चीज़ों को। इसे हम कहते हैं मैजिकल थिंकिंग, यानी कि जादुई थिंकिंग कहा जाता है। इस एज के बच्चों में क्या होता है, इस एज के बच्चे में जब हम घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो सोशल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाता है। इसमें भाषा में 1 शब्द से 2 शब्द, 2 से 3 शब्द के और व्याकरण के नियम करना सीख जाता है, क्योंकि बच्चों में स्कूल में सिखाया जाता है गेम कर करके, खेल के द्वारा बच्चों को आसानी से चीज़ों की पहचान कहते हैं, जिसको पता है प्रतीकात्मक, यानी कि चीज़ों की पहचान कराई जाती है। क्या कौन सा है, मैथ्स के लॉजिकल थिंकिंग होता है, ट्रायंगल में अलग अलग शेप दिखाई जाती है, जिससे बच्चों को ट्रायंगल सिखाया जाता है। उसके बाद इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक कैसे सिखाया जाता है, फोनिक साउंड के बारे में बताया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि बच्चों को इस एज में बच्चों को धीरे धीरे आपको पता ही है पोएम सिखाई जाती है, हिंदी, और हिंदी में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दी जाती है साउंड की, जिसको कहते हैं ध्वनि। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है 7 से 11 साल तक के बच्चे जो होते हैं, इस एज के बच्चे जो होते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं। तो इसमें इस बच्चों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो तार्किक रूप से जो सोच नहीं पा रहे थे उस एज में, क्योंकि 2 से 7 साल के बच्चे इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं सोच पाते। इन लॉजिकल थिंकिंग के बारे में अगर बात करूँ तो नहीं सोच पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ सामने है उसके बारे में सोच सकेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इस एज के बच्चे क्या होते हैं, इस एज के बाद मूर्त से अमूर्त की ओर थिंकिंग में डेवलप होता है, कहने के कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की थिंकिंग की ओर आने लग जाते हैं। इसमें तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं, ठोस वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाता है, कोई भी घटना है उसके बारे में सीखने लग जाते हैं। संरक्षण यानी चीज़ों को कितनी मात्रा में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था, पियाजे ने एग्जांपल दिया था, 2 बीकर दिए थे। 2 बीकर में एक बीकर पतला था और दूसरा बीकर मोटा था, उसमें हाफ पानी हुआ। तो बच्चों से एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इसमें किस में ज़्यादा है। तो बच्चे ने बड़े वाले गिलास में, जो बड़ा वाला बीकर है, उसमें बोला था कि ज़्यादा पानी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों में इक्वल है, सिर्फ वो लेंथ में, लंबाई में। इससे पता चलता है मैथमेटिकली, लॉजिकली उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो इसमें मात्रा में और द्रव्य में। 4th इज था औपचारिक संचालन चरण। क्या होता है, इसमें बच्चा अमूर्त रूप से, थोड़ा बहुत मैंने कहा था मूर्त रूप से, और इसमें अमूर्त रूप से कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं है, लेकिन उसके बारे में काल्पनिक रूप से चीज़ों को सोच सकता है, कल्पनात्मक होता है। इसको हाइपोथेटिकल कहते हैं, जिसमें बच्चा चीज़ों को ना होते हुए भी उसके बारे में सोचना, आइडिया लेना, और अपने, जैसे इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सिचुएशन हो सकती है, बड़े बड़े ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बच्चा खुद से सोचना शुरू कर देता है, तर्क लगाना शुरू कर देता है, समस्या समाधान करना खुद से करने लग जाता है। तो इम्पॉर्टेंट थी ये टर्म, और इसके पॉइंट है जो याद रखने हैं। मैंने बहुत ही छोटे तरीके से बताया, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो आपको थ्योरी अगर चाहिए तो मैं डिटेल में अलग से भी ये थ्योरी बता दूंगी। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा हमेशा सक्रिय रहता है, शिक्षार्थी हमेशा सक्रिय रहते हैं। विकास एक कर्मिक की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्मिक यानी सार्वभौमिक है,
अनुभव और परिपक्वता का विकास में महत्व होता है, ये पॉइंट याद रखना पियाजे के सिद्धांत की थ्योरी में। और दूसरा है कि जितना सीखना है वह एक सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया करता है, यानी कि कहने का अभिप्राय जितने भी सीखना है एक सीक्वेंस में सीखना है, एक सक्रिय रूप से सीखना है, और एक अपने एक्सपीरियंस और अपनी परिपक्वता मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो दोनों के विकास को बहुत ज़्यादा महत्व डालती है। और दोनों ही, यानी कि अगर चाहे कोई भी सीखना चाहता है वो एक तरीके से एक्टिव होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है ली वाइगोस्टी की थ्योरी, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से इससे भी क्वेश्चन आ रहा है हर बार, मतलब 1000 टाइम्स कह नहीं सकते, जब तक पेपर हुए थे तब तक तो पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ली वाइगोस्टी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ली वाइगोस्टी का जन्म जो था 1896 से 1934 में हुआ था। इन्होंने जो थ्योरी दी थी जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया था विकास के लिए। उनका मानना था कि सीखना जो होता है एक सामाजिक अंतरक्रिया, इंटरेक्शन, याद रखना ये पॉइंट याद है कि सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीख सकता है। इसमें इन्होंने कहा था कि बच्चा 3 तरीके से सीख सकता है, एक तो C और S, ये थ्योरी दी थी, जिसमें कहा था लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति यानी कल्चर, और समाज यानी सोशल का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं तीनों के द्वारा ही हम भाषा को, हम लैंग्वेज को, हम किसी भी सांस्कृतिक कल्चर को और समाज में रहने वाली चीज़ों को हम सीख पाते हैं। उन्होंने कहा था जब तक हम सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक हम किसी भी भाषा को सीखने में या किसी का विकास होने में विकास नहीं हो सकता। तो उनकी अपनी थ्योरी थी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया था, एक एक मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक वातावरण के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चा अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छी चीज़ सोच होगी। भाषा और संवाद में भी सोच में विकास का आधार माना था। इन्होंने कहा था कि सीखना पहले क्या होता है, सामाजिक स्तर पे होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पे, यानी कि सोशल फिर पर्सनल। तो ये पॉइंट याद रखना। उचित मार्गदर्शन मतलब अगर हम उनको सही तरीके से सही मार्गदर्शन देंगे, यानी कि उनको सही दिशा देंगे, तो उनका जो सहयोग से बच्चा उच्च स्तर पर कार्य कर सकता है। यानी कि हम उसको अच्छे तरीके से उसकी काउंसलिंग करें या अच्छे तरीके से उनको किस तरीके से हमें चीज़ें सिखानी चाहिए वो करें, तो बच्चा आसानी से अपने जो भी इसके गोल्स है वो फुलफ़िल कर सकता है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जेडपीडी थ्योरी दी थी, इसका नाम होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस थ्योरी का माध्यम क्या था, जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ पे बच्चा बिना किसी मतलब एक सिचुएशन दे दी थी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक जेडपीडी है, ठीक है, ये जेडपीडी है, ये नीचे वाला हिस्सा। अब उन्होंने कहा कि इसमें जब बच्चा इस क्षेत्र में रहता है तो जहाँ बच्चा बिना किसी सहायता से कार्य नहीं कर सकता, यहाँ पे तो कार्य कर रहा है, नीचे वाली सिचुएशन में वो कार्य कर रहा है, यहाँ तक उसने अपने आप कार्य कर लिया, लेकिन अब जहाँ पे वो कार्य नहीं कर पा रहा, यानी कि उसका लेवल तो अब करना ही है ना। अब ये मान लीजिए एक बच्चा है, कोई भी बच्चे को हम सिखाते हैं, अगर बच्चा वहाँ तक वो खुद से कर पा रहा है और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है, या यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसमें हमें उसके भी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, वो उसकी हेल्प कर रहा है या उसको हिंट दे रहा है या उसको गाइड कर रहा है, तो वो उसका मार्गदर्शन या सहयोग कर सकते हैं। तो उस स्टेज में जब आ जाता है तो बच्चा, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जहाँ पे बच्चा जो भी टीचर्स हैं, पीयर्स ग्रुप्स है, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको बहुत नॉलेज है और वो उसकी हिंट या हेल्प कर रहा है उसको आगे ऊपर की तरफ बढ़ाने में, तो वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सहारा दे रहा है, मतलब बिना सहायता से जो कर सकता है वो वास्तविक स्तर ये है। मार्गदर्शन या सहयोग से जो कर सकता है वो जेडपीडी है, वो उसको कहेंगे स्पेशल जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस स्टेज में बच्चा जिसकी भी हेल्प ले रहा है उसकी हेल्प से उस स्टेज तक पहुंच रहा है जो नहीं पहुंच पा रहा था वो खुद से, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और जो अभी नहीं कर सकता वो संभावित विकास है, मतलब जो नीचे का लेवल होता है जहाँ पे धीरे धीरे वो अब इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वही स्कैफोल्डिंग है। अब यहाँ पे नीचे के पॉइंट को समझ लेते हैं ध्यान से। आपने हाई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। शिक्षक या सहयोगी या धीरे धीरे सहायता प्रदान करता है ताकि बच्चा स्वयं कार्य करना सीखे। जहाँ तक वो कार्य खुद से कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हिंट ले लिया, किसी से सहारा ले लिया, किसी से गाइड ले ली। इसको हिंदी में पाठ भी कहते हैं, तो याद रखना इस तरीके से लिखा हुआ होता है हिंदी में, तो ये वर्ड याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये शब्द आ जाए तो वहाँ पे आँख बनकर स्कैफोल्डिंग लगा लेना। प्रक्रिया होती है जहाँ पे अधिक सहायता से, शुरुआत में उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी, फिर थोड़ी कम कर दी,
फिर वो स्वतंत्र रूप से अपने आप कार्य करने लगे, यानी कि उसका लेवल बढ़ गया, वो अपने आप को। ऐसी तो हम करते, कई बार क्वेश्चन नहीं निकल पाते हैं, कई बार कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमें टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आता, हम उनकी हेल्प करते हैं, बच्चा उस लेवल से अपर हो जाता है, फिर वो खुद से करने लग जाता है। तो यही चीज़ होती है जो जेडपीडी ने, यानी कि ली वैगोसी ने कहा था कि इस तरीके से हम बच्चे के जो विचार है, जो थॉट है, जो उसकी संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ज्ञान को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। कि इन्होंने कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा आसानी से सीख सकता है, पहला पॉइंट इन्होंने दिया था जो मैंने आपको समझाया। दूसरा है, इसमें भाषा सोच का मुख्य माध्यम है, इसमें भाषा का बहुत आसानी से विकास हो सकता है। जेडपीडी में सीखने के लिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि वो किसी की भी हेल्प ले सकता है। स्कैफोल्डिंग से बच्चा धीरे धीरे अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, यानी कि खुद से अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है, वो अपने आप से चीज़ें को सॉल्व करना सीख सकता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी और ये थ्योरी मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा आसानी से अपनी चीज़ों को खुद से करना सीख सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और यही एक सोच होनी चाहिए। थोड़ी सी स्लाइड अगर हो गई है तो इसके लिए सॉरी, क्या हो रहा है वट, ठीक है। आई होप से ये दोनों थ्योरी आपको समझ में आ गई। इसमें कुछ भी मिसिंग पॉइंट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं और डिटेल में समझा दूंगी। वैसे तो मैंने यहाँ पे इससे अलावा एक दो छोटी छोटी टर्म्स होती है वो ध्यान रखने, जैसे एक्सक्लेमेशन हो गई, एक्मोडेशन हो गई, एक्मोडेशन हो गई, जब इन दोनों में बैलेंस नहीं बन सकता तो एक्मोडेशन होता है। इसमें भी आता है वो इतना पूछा नहीं जाता, ठीक है, जितनी जितनी पूछी जाती है मैंने उतने इसके पॉइंट्स क्लियर करे हैं, और उतने पॉइंट्स अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स में आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे, मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बना रही हूँ, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है, या सपोज़ आपको हिस्ट्री के बाइलिंगुअल नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस है 15, यानी कि मैंने लास्ट डेट रखी है 15 अगस्त में डिस्काउंट दे रही हूँ, और डिस्काउंट में मैं उस नोट्स को 100 रुपीज़ में दे रही हूँ। जो जिसको भी चाहिए वो मुझसे ले सकता है, ठीक है। इसलिए अपडेट रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और इससे रिलेटेड अगर प्रीवियस के क्वेश्चन कर सकते हो तो जरूर कीजिए साथ के साथ, क्योंकि हमें एक साथ के साथ कंसेप्ट जल्दी समझ में आते। हम ये सोचे कल कर ले, परसों कर ले, उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।